हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका अगेन 20 डेज प्लेज के अंदर। अगले 20 दिन के अंदर डेली शाम को 5 बजे वीडियो आएगी और 20 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा थर्ड वॉल्यूम यानी कि फाइनेंशियल वाली बुक पूरी खत्म करेंगे, जहां से 20 नंबर बोर्ड एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड में कवर होंगे और बाकी जो 20 नंबर है वो प्रैक्टिकल है, उसमें भी कवर होंगे। तो ध्यान से अच्छे से समझना है। आज मैं इसका पहला चैप्टर कराने वाला हूं क्लास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये पार्ट 1 है। इस चैप्टर को सिर्फ 2 पार्ट में कवर करेंगे। दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। बस 20 दिन दे दो और आपको पास होने के लिए 26-27 मार्क्स चाहिए होते हैं, और 20 दिन के अंदर मैं गारंटी दे रहा हूं 20 में से 20 आप स्कोर करोगे आसानी से। इतने डीपली और इतने अच्छे से प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ कवर कराऊंगा। फिलहाल ये चैप्टर थ्योरी का है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले मतलब आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते किसको हैं। तो बेसिकली इसके अंदर 4 चीजें इंक्लूड होती हैं और आपने सब पढ़ रखा है क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज है बैलेंस शीट। कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, उसको जब हम क्लास एक स्टेटमेंट में रख देते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस शीट। आप सबने बैलेंस शीट बना रखी है, लेकिन अभी तक आपने जो बैलेंस शीट बना रखी है वो फर्म की बना रखी है कुछ इस तरीके से। ये है लाइबिलिटीज, ये है एसेट। टी फॉर्मेट में इसको क्लास आप कह सकते हो। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपने बैलेंस शीट अभी बनाई है, टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट। तो ये बैलेंस शीट होता क्या है, बैलेंस शीट के अंदर सारी की सारी एसेट, सारी की सारी लायबिलिटीज लिखी जाती हैं, और यही जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाता है। दूसरा इनकम स्टेटमेंट। आप सबने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा होगा, ऑब्वियसली क्लास 11th में आपने P&L अकाउंट बना रखा होगा। वही P&L अकाउंट जो है कंपनी अकाउंट ना बनाकर कंपनी उसको स्टेटमेंट में बनाती है। दिखाऊंगा कैसा होता है। कंपनी की बैलेंस शीट अलग होती है, कंपनी का P&L अकाउंट अलग होता है, बट दोनों ही क्या है क्लास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अगला है क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक हम पढ़ेंगे अपने फाइनेंशियल वाली बुक में आखिरी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी आपका क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और अगला है नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट के अंदर अगर किसी चीज को डीपली दिखाना हो, जैसे बैलेंस शीट के अंदर दिखा दिया फिक्स एसेट 50 लाख। अब उस फिक्स एसेट के अंदर बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, फर्नीचर कौन कौन सी हैं, मशीनरी इक्विपमेंट कौन कौन सी हैं, डिटेल में आप दिखा रहे हो, तो डिटेल के लिए नोट्स बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड नोट्स टू अकाउंट। तो 4 के 4 स्टेटमेंट जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ध्यान रखना, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस अकाउंट का जो समरी है पूरे अकाउंट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या P&L अकाउंट बोल दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स, राइट। नेक्स्ट, जो कंपनी बैलेंस शीट सॉरी इनकम स्टेटमेंट, ये सारी चीजें क्यों बनाती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी कंपनी का या किसी भी क्लास फाइनेंशियल एंटरप्राइज का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितने एक्सपेंस है, कितनी इनकम है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये सब एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो किसी भी बिजनेस का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमें देता है। इट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी, कितना बिजनेस मुनाफा कमाता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि बाकी तुम्हारी इंडस्ट्री में और भी कंपनियां हैं तो तुम्हारा पोजीशन क्या है उनके बीच में। सफिशिएंट और रिलायबल, भरोसेमंद इंफॉर्मेशन देता है अलग अलग पार्टीज को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, कस्टमर्स हो, उन सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है कंपनी की। हम कंपनी के बारे में क्या जानना चाहते हैं, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कितना कमाती है कंपनी, कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, या कितना बैलेंस शीट में एसेट्स है, कितनी इक्विटी है, ये सारी की सारी चीजें। टू प्रेजेंट ट्रू और फेयर ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के बारे में क्लास सही इंफॉर्मेशन बताता है। मेकिंग मैनेजरल डिसीजन, जितने भी मैनेजर्स होते हैं उन सबको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो उन डिसीजंस को लेने में भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प करता है। डेटा फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर, भविष्यवाणी, फ्यूचर के लिए आज ही बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं हमें, तो वो डेटा ही हमें हेल्प करता है।
टू डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंट्स को बनाते वक्त ना, खाते बनाते वक्त बहुत सारी पॉलिसीज हम लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है, तो वो बताता है हमें कि हमने कौन कौन सा पॉलिसी फॉलो किया है, ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इट हेल्प्स टू मेजर द ओवरऑल, कंपनी की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको भी मेजर करने में ये हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स है। कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के अंदर कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो 3 नंबर में 3 से 4 पॉइंट इनफ है। अब फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, देखो मैंने आपको बताया था कंपनी की ये मस्ट है जानना, ये आपने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, बट आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से बनती है। एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 में रिवाइज हुआ, ठीक है, रिपील किया गया, उसको रिवाइज किया गया, उसमें नए नए कॉन्सेप्ट ला दिए। तो 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसमें ना बैलेंस शीट बनाने का तरीका कंपनीज के लिए बिल्कुल बदल गया। यानी पार्टनरशिप की बैलेंस शीट ऐसे टी फॉर्मेट में बनता है, इधर लायबिलिटी इधर एसेट, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, यहां पे लायबिलिटीज और यहां पर एसेट, फिर लास्ट में ये बराबर। अब ये लायबिलिटी हम सॉरी खाली लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, और ये एसेट जो है ये तो खाली एसेट्स है एक ही साइड में। यहां सारी लायबिलिटी को रखते हैं, यहां सारे एसेट को रखते हैं, और लायबिलिटी एसेट मैच हो जाती है। ये वर्टिकल फॉर्मेट है, क्या है क्लास, वर्टिकल फॉर्मेट। और जो पार्टनरशिप में आप बनाते हो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, ये है क्लास हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है क्लास आपका वर्टिकल फॉर्मेट। तो आज कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज, नॉट पार्टनरशिप फर्म, कंपनी वर्टिकल फॉर्मेट में ही बैलेंस शीट बनाएगी, ये मैंडेटरी है। उसमें 2 साइड होते हैं, पहली साइड का नाम लायबिलिटी नहीं है, पहली साइड का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। एक्चुअली ना आप सबको पता है कि लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, इनसाइडर लायबिलिटी और आउटसाइडर लायबिलिटी। कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं ना, उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स कहा जाता है, या शेयर होल्डर्स कह लो या मेंबर कह लो। उनका जो पैसा है वो है इक्विटी, और जो बाहर वालों का पैसा है वो लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें सीधा कैपिटल आता है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है, और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स का जो पैसा, तो इसीलिए इसका नाम क्लास बदल गया है। लायबिलिटी साइड का नाम खाली लायबिलिटीज नहीं है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, और एसेट साइड का नाम क्या है क्लास आपका, एसेट है। वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनता है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट जो बनती है वो किस किस बेसिस पर बनती है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इस बेसिस पे। तो ये रहा क्लास कंपनी की बैलेंस शीट, ये पूरा का पूरा क्लास देखो, ये रहा कंपनी का क्लास कंप्लीट बैलेंस शीट, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट में जो पहली साइड है, साइड का नाम क्या है क्लास, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये है आपका नोट्स टू अकाउंट्स, ये है करंट ईयर, और ये है क्लास आपका प्रीवियस ईयर, राइट। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में मेन जो हेड है, ये मेन हेड है, 1 2 3 4, ये लायबिलिटी साइड है ठीक है, ये तो एसेट साइड आ गया। इस लायबिलिटी साइड में 4 मेजर हेड बोल दो या 4 मेन हेड बोल दो। देखो अभी यहीं पे याद हो जाएगा क्लास के अंदर, ध्यान समझना। बैलेंस शीट में 2 साइड है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। कितनी साइड है, 2 साइड, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लायबिलिटी साइड का नाम क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 मेजर हेड है। कितने मेजर हेड है क्लास, देयर आर 4 मेजर हेड। पहला हेड का नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का पैसा। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी, पब्लिक से एप्लीकेशन का तो पैसा ले लिया, लेकिन अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है। आप मेरी बात ध्यान समझना, आपको सबको पता है शेयर इशू कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो आपने एप्लीकेशन का पैसा तो ले लिया, लेकिन अलॉटमेंट दिया नहीं है अभी, यानी उनसे एडवांस तो ले लिया, शेयर इशू नहीं किया गया है। तीसरा है नॉन करेंट लायबिलिटी, और चौथा है करेंट लायबिलिटी। देयर आर 4 मेजर हेड्स। कौन कौन से, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी आप सबको पता है, ऐसी लायबिलिटी जिनकी पेमेंट 12 महीने के बाद होनी है, वो नॉन करेंट लायबिलिटी। और जिनकी पेमेंट विद इन 12 मंथ्स आपको कर देनी है, वो आपका हो गया करंट लायबिलिटी। आगे क्लास बात समझ। तो लायबिलिटी साइड के 4 हेड आई होप आपको याद हो गया, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। अब बात करते हैं सॉरी एसेट साइड की।
तो एसेट साइड में दो ही हेड है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट। तो अभी आपको इतना समझ आ गया कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 4 हेड है, एसेट साइड 2 हेड है। 2 हेड कौन कौन से? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। और लायबिलिटी साइड जो 4 हेड है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, फिर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट वो एसेट जो 12 महीने से ज्यादा समय के लिए बिजनेस में रखी जाती है, जिसका पर्पस बेचना नहीं है, इसको बिजनेस में यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग मशीनरी। और करंट लायबिलिटी जिसको हम बेचने का पर्पस रखते हैं, जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो करंट लायबिलिटी है। तो ये मेजर हेड याद हो गया। अब इनके अंदर जो सब हेड है ना, वो याद करना स्टार्ट करते हैं, समझते एक एक करके। सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो शेयर कैपिटल है, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस का मतलब नेट प्रॉफिट जो प्लस में आता है। अगर लॉस हो गया तो ये फिगर माइनस में दिखेगा, लेकिन इसके अंदर ही आएगा। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका जो सब हेड है वो है रिजर्व एंड सरप्लस, और मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। ऐसे सवाल आते हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अभी हेडिंग सब हेडिंग। यकीन मानो जितनी हेडिंग सब हेडिंग मैं तुम्हें क्लास में कराऊंगा उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, और यहीं पे उसे अच्छे से लर्न भी आपको करा दूंगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगला है रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस के अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों आता है, प्रॉफिट का फिगर प्लस में दिखाओगे, लॉस का माइनस में। और रिजर्व्स, एनी काइंड ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एनी काइंड ऑफ रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो वो क्लास रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। प्रॉफिट भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। अगला है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मान लो आज मैं आपको एक पेपर दे दूं और बोलूं कि ये शेयर ही है, लेकिन आप अभी नहीं बेच पाओगे इसको, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद ही इसको आप बेच सकते हो। इस पेपर को बोलते हैं शेयर वारंट, जो एक डॉक्यूमेंट है लेकिन फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? शेयर वारंट, राइट। एप्लीकेशन में मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट समझ गए। अब आते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, जो लंबे समय की लायबिलिटी है, जिनकी पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करनी है। उसके अंदर आता है क्लास सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? लॉन्ग टर्म लोन आ सकता है, इसके अंदर बॉन्ड आ सकता है, इसके अंदर 9% डिबेंचर्स आ सकता है, इसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट आ सकता है। क्या आ सकता है? पब्लिक डिपॉजिट्स, जो बेसिकली लॉन्ग टर्म है, जिनकी पेमेंट 12 महीने के बाद करनी है, राइट। फिर है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसका सिलेबस में ये चीज पूछी नहीं जाएगी आपको, इसके बारे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ आता है बैलेंस शीट के अंदर। और मैं तुम्हें मतलब भी समझा देता हूं क्या है क्लास। देखो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स किसको कहते हैं? देखो 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है अकाउंटिंग इनकम और एक होती है टैक्सेबल इनकम। देखो अकाउंट्स जो बनता है ना, वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनता है। और जो टैक्सेबल इनकम है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग बनता है। तो हमने अकाउंट्स बनाया और हमारी जो भी अकाउंट्स के अंदर जो इनकम आई है, खातों में बैलेंस शीट P&L बना के जो इनकम आई है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। और टैक्स, जो इनकम टैक्स आता है ना, इनकम टैक्स की अथॉरिटी आती है, तो वो कहते हैं भैया आपने अकाउंट्स कैसे बनाए, हमें उससे मतलब नहीं है, हम फिर से बनाएंगे P&L। कौन कौन से खर्चे आपने दिखा दिए, हमें नहीं दिखाना उस खर्चे को, आपने भी मतलब खर्चे दिखा दिए, हम वो हटाएंगे, हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो इसमें अगर दोनों में कोई टैक्स का डिफरेंस आता है, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम को, उस डिफरेंस को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। और अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, यानी अकाउंट्स में तुमने इनकम ज्यादा दिखा रखी है, टैक्सेबल इनकम कम है, तो भैया उस सिचुएशन में क्लास आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी आपकी बन जाएगी, उसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और अगर अकाउंटिंग इनकम कम है और टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, अकाउंट्स में आपने इनकम कम दिखा रखी है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्लास उसको डेफर्ड टैक्स एसेट बोलते हैं, और वो क्या है क्लास? आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन इसके बारे में पेपर में आज तक कभी कुछ पूछा नहीं गया, और मैं इस बात को भी जानता हूं आगे भी पूछा नहीं जाएगा, तो इसकी लोड टेंशन मत लेना।
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से बहुत ज्यादा चांस है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इनको छोड़कर क्लास कोई भी जो अदर लायबिलिटीज है, इनको छोड़कर जो 12 महीने के बाद आपको पे करना है वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आ जाता है। और इसके ना हेडिंग सब हेडिंग बताऊंगा आगे चल के एक एक करके डिटेल में, डोंट वरी। फिर आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिनकी पेमेंट क्लास जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ऐसे प्रोविजन जो 12 महीने से ऊपर के लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर आता है करंट लायबिलिटी इसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन हो गया क्लास कोई, या बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, राइट। ये सब क्लास आपका क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। फिर है ट्रेड पेबल। ध्यान रखना ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, जिनकी पेमेंट 12 महीने के अंदर करने। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है, और बिल्स पेबल जब हमने उधार सामान खरीदा, उन्होंने हमसे एक बिल पे साइन करा लिया और इस बिल की हमें पेमेंट करनी है, उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। अदर करेंट लायबिलिटी, इनको छोड़कर कोई भी अदर करेंट लायबिलिटी अगर आ गया, जैसे आपका आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपका एडवांस इनकम, तो वो अदर करेंट लायबिलिटी आ गया। फिर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। ये आपको पता होना चाहिए, मेन हेड और सब हेड, 4 मेन हेड बता दिए, उसके अंदर के सब हेड बता दिए। अब क्वेश्चन पूछेगा क्रेडिटर का मेन हेड क्या है और सब हेड क्या है। तो क्रेडिटर का जो क्रेडिटर है उसका सब हेड क्या है, ट्रेड पेबल, और मेन हेड क्या है, करंट लायबिलिटी, ये उसका मेन हेड है। तो इस तरीके से सवाल आपको 6 से 8 पूछ लेगा और आपको हेडिंग सब हेडिंग बतानी है, मतलब बैलेंस शीट में उसकी पोजीशन क्या है, कहां पे आता है, वो आपको बताना है, राइट। नेक्स्ट है एसेट साइड। एसेट साइड के अंदर सबसे पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। पहले इसको फिक्स एसेट का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आने की वजह से इसका नाम ही बदल दिया। फिक्स एसेट की जगह आज हम क्या बोलते हैं, पीपीई। क्या बोलते हैं, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल्स। तो दो चीजें हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी फिक्स एसेट, और फिर इंटेंजिबल। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये रहा, फिर है इंटेंजिबल एसेट, फिर है आपका क्या इंटेंजिबल था, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब आती हैं टेंजिबल एसेट। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई फिक्स एसेट अभी बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, आधा अधूरा है, उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर है वो आधा अधूरा बन रहा है, इंटेंजिबल्स आधा अधूरा बन रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। माफ करना क्लास, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी सी इंटरप्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो फिक्स एसेट है टेंजिबल, अगर वो काम चल रहा है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल्स काम चल रहा है तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर दूसरा आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ध्यान रखना बी, पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ गया, इंटेंजिबल आ गया, और दोनों का आधा अधूरा बन रहा है अगर वर्क इन प्रोग्रेस तो वो भी आ गया। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट, ये तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन एनीवेयर, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट, जहां पे अकाउंटिंग इनकम कम है और टैक्सेबल इनकम ज्यादा है। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, एडवांस मतलब दिया, लोन टू अदर्स, है ना। फिर आएगा अदर नॉन करेंट, जो इनमें कहीं नहीं आया वो क्लास अदर नॉन करेंट एसेट के अंदर आएगा। फिर बैलेंस शीट में आता है करेंट एसेट, इसके अंदर आ गया करेंट इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो 90 डेज के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स आता है ना, स्टॉक्स आ गया, लूज टूल्स हो गया, स्टॉक आ गया, और इसके अंदर क्लास स्पेयर पार्ट आ गया, राइट। ये तीनों ना इन्वेंट्री के अंदर आता है। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसी डेटर से माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक बैलेंस दोनों इसके अंदर आता है। शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने किसी को दिया, या अदर करंट एसेट लाइक प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम। तो ये मोटा मोटी चीजें मैंने बता दी क्लास आपको कि यार बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा रहता है। आई होप आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से समझ आ गया और इस फॉर्मेट को आप याद रखोगे। पूरा का पूरा थ्योरी है, बट थोड़ा है, करना तो पड़ेगा ना, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको ये नहीं आया ना तो रियल लाइफ में भी बहुत धक्के खाने वाले हो, बिकॉज हमें आगे चल के, हम कॉमर्स प्रोफेशन में है, अकाउंट्स प्रोफेशन में है, तो हमें आगे चल के बैलेंस शीट बनाना है। हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही नहीं पता रहेगा तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे, और पैसा कंपनी में ही है, पार्टनरशिप में पैसा नहीं है, ठीक है।
अब ये जो आपने 11th क्लास में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था ना, ये वही है, बस अकाउंट की जगह स्टेटमेंट है। इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। समझना ध्यान से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इनकम स्टेटमेंट, राइट। अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, जब हम सेल्स जितनी भी करते हैं उसमें से सेल्स रिटर्न हटा देते हैं, जो वापस कर दिया है ना ग्राहकों ने, उसे वापस कर दो, ये आ गया नेट सेल्स। तो सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम, ये नोट है, ये करंट ईयर का फिगर है, ये पिछले साल का फिगर है। बैलेंस शीट में 2 साल का फिगर एक साथ दिखाते हैं, और इनकम स्टेटमेंट में भी 2 साल का। आप यहाँ भी देखोगे ना, तो ये रहा करंट ईयर, ये रहा प्रीवियस ईयर। अब किसी चीज को डीपली दिखाना हो जैसे ये है लॉन्ग टर्म लोन किस किस को दिया है, डीपली दिखाना है, तो उसके लिए फिर नोट बन जाता है, और नोट्स डिटेल में बाद में हम लोग लिख देते हैं, टी फॉर्मेट में ही नोट्स बना देते हैं, उसका कोई खास फॉर्मेट नहीं होता, वो तो लिखना होता है बस। तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसी नोट्स टू अकाउंट्स की हम बात कर रहे थे शुरू में, ठीक है। तो सबसे पहला ये याद रखना पड़ेगा आपको, आगे बहुत काम आएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे। तो सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें ऐड करेंगे अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है, जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन मेरी एक एफडी है बैंक में, मुझे उससे भी कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे अदर इनकम हो गई, राइट। या फिर उन्होंने कोई मशीन फायदे में बेच दी, है ना, कुछ ऐसा काम किया जो मेरा काम नहीं है लेकिन फिर भी अचानक से प्रॉफिट आ गया उससे, तो वो कोई गिफ्ट मिल गया अदर, तो वो अदर इनकम हो गया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम ऐड करोगे, जो मिलेगा उसको बोलते हैं टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू। फिर खर्चों की एक लिस्ट बनाएंगे, लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, एम्प्लॉय के बेनिफिट एक्सपेंस यानी एम्प्लॉय के लिए जो खर्चा किया, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है, और इनको ऐड करके क्या आ गया, टोटल एक्सपेंस। तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू ठीक है, और ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंस। जितने भी खर्चे हैं ना सबकी लिस्ट बना दो, ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंस। डेप्रीशिएशन वर्ड टेंजिबल एसेट के लिए यूज किया जाता है, इनटेंजिबल एसेट के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो फिर ये जो आएगा सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, जो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे, जो भी टैक्स होगा 10%, 20%, 30%, 40%, फिर जो आएगा उससे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आ गया टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की एक लिस्ट बना दी, सारे खर्चों को जोड़ दिया, वो आ गया टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटा दिया तो जो आया उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरीके से निकाला जाता है। आपने जो 11th में पढ़ रखा है ना उस तरीके से नहीं, कंपनीज का इनकम स्टेटमेंट अलग बनता है। और आपने 11th में पढ़ा होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, उधर क्लोजिंग स्टॉक, फिर आएगा जीपी, है कि नहीं, फिर पीएनएल अकाउंट बनाते थे, उसमें भी बहुत सारे खर्चे दिखाते थे। इसका थोड़ा अलग बनता है चीज वही, लेकिन बनाने का पैटर्न जो है ना वो कंप्लीट अलग है। ओके, नाउ नेक्स्ट है ऑपरेटिंग साइकिल। एक बार इसको देखो, किसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। जिस दिन आपने रॉ मटेरियल्स को खरीदा, राइट, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल को खरीदा, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस बन गया, फिर उससे फिनिश गुड्स बनाया, जो सामान पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को बेचा तो आपको डेटर्स मिले, बिल्स रिसीवेबल मिले, फिर उसे आपने कैश में कन्वर्ट कर दिया, 3 महीने बाद आपको पेमेंट मिल गई। तो ये जो पूरा का पूरा पीरियड है, जब से कच्चा माल खरीद के उसको फिनिश गुड्स बना के बेच बाच के आपने क्लास पूरा कन्वर्ट कर दिया है, इस पूरे साइकिल को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और ये साइकिल आमतौर पर अगर गिवन नहीं है तो हम इस साइकिल को 12 महीना मानते हैं कि ये काम 12 महीने में तो हो ही जाएगा, राइट। तो ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जिस दिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको आधा अधूरा सामान बनाया, फिर फिनिश गुड्स बनाया, इन्वेंट्री मेंटेन किया, बेच के डेटर्स मिले, बिल्स रिसीवेबल मिले, मानते उधार बिका है, और फिर उसको कैश में कन्वर्ट किया। तो ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और जो भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है होता है उसको हम लोग करंट नेचर का मानते हैं, और जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर है उसको हम लोग
नॉन करंट सॉरी नेचर का मानते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक सवाल है, एक नंबर में ये सवाल आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, 12th में भी, बोर्ड्स में, सीयूईटी में भी, तो अच्छे से सीख लेना, बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। मैं आपको एक सवाल भी दूंगा करने के लिए, कमेंट में मुझे उसका आंसर ही बताना, ठीक है। क्लासिफाई द लायबिलिटी, ये कौन सी लायबिलिटी है? ट्रेड पेबल, गिवन बिलो एज नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब बच्चे बोलते हैं सर ट्रेड पेबल तो करंट लायबिलिटी होता है, लेकिन अगर आप इसकी पेमेंट 12 महीने के बाद करते हो ना तो ये नॉन करंट बन जाता है, फिर ये करंट नहीं रहता, ये नॉन करंट बन जाता है। उसी तरीके से डिबेंचर नॉन करंट होता है, लेकिन जिस डिबेंचर की पेमेंट आप 12 महीने के अंदर कर रहे हो, जिसकी मैच्योरिटी 12 महीने के अंदर अंदर है, फिर वो करंट लायबिलिटी बन जाता है। समझ रहे हो? तो जैसे ये रहा पहला ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने का है। मेरी बात ध्यान से समझना, रूल समझ लो पहले। जो भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर पेमेंट आ जाती है या पेमेंट आप कर देते हो, वो हमेशा करंट नेचर का होगा। रूल क्या बताया मैंने आपको, बोलो। जो भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है उसका नेचर क्या है क्लास? करंट नेचर का है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर है तो वो करंट नेचर का है। किस नेचर का है? करंट नेचर का, अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर है तो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने का है और जो पेमेंट करोगे आप वो 8 महीने के अंदर करोगे, तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका? करंट लायबिलिटी। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर ये 11 है तो भी करंट लायबिलिटी, 11 है ये 10 है तो भी करंट लायबिलिटी, 11 है और 9 है तो भी करंट लायबिलिटी, 11 है और 5 है तो भी करंट लायबिलिटी। लाइक अगर बोलो ऑपरेटिंग साइकिल है 20 महीने का और पेमेंट कर दे तो 19 महीने में, तो भी ये क्या है क्लास? करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल है 35 महीने का, पेमेंट कर देते हो 34 महीने में, तो भी ये करंट लायबिलिटी। जो भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है वो 100% करंट ही होगा। ठीक है, तो और ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर अगर चला गया तो आपको चेक करना है कि क्या वो 12 से भी बाहर चला गया। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर है तो वो हमेशा करंट होगा। जैसे ऑपरेटिंग साइकिल अगर मान लो 15 महीने का है और जो पेमेंट आप करोगे पीरियड वो है मान लो 14 महीने का, तो 15 के अंदर अंदर है ना, तो वो हमेशा क्लास क्या होगा? करंट लायबिलिटी या करंट असेट होगा। डेटर है तो करंट असेट होगा, क्रेडिटर्स है तो करंट लायबिलिटी होगा। अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया, लाइक जैसे ये 10 है और ये 12 है, तो 10 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है और ये पेमेंट जो होगी वो 12 महीने में होगी, बाहर चला गया। तो अगर ये बाहर चला गया तो हमें एक और फैक्टर चेक करना है कि ये 12 से भी बाहर चला गया। अगर हाँ तो ये नॉन करंट, अदरवाइज करंट। तो 10 से बाहर चला गया लेकिन 12 से बाहर नहीं गया, तो ये क्या है क्लास? आपका करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब से ये 10 है, ये 15 है, 10 से बाहर चला गया, हाँ, और 12 से भी बाहर चला गया, तो फिर ये क्या बन गया आपका? नॉन करंट लायबिलिटी। ये 18 है और ये अंदर अंदर है, 18 के अंदर है, तो ये क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। ये 18 मंथ से 24, 18 से बाहर चला गया और 12 से भी बाहर चला गया, तो ये क्या है क्लास? आपका नॉन करंट लायबिलिटी। ये 15 के अंदर है 13, तो ये क्या हो गया आपका? करंट लायबिलिटी। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है फिर तो सीधा करंट, और बाहर चला गया तो चेक करना है क्या 12 मंथ से भी बाहर चला गया। अगर 12 मंथ से भी बाहर चला गया तब जाके क्लास वो क्या होगा? नॉन करंट। जैसे यहाँ पे 10 से बाहर चला गया और 12 से बाहर चला गया, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी। 18 है, ये अंदर है, ये देखो 18 है, ये 24 है, तो 18 से बाहर चला गया और 12 से भी बाहर चला गया, 12 से भी, तो ये नॉन करंट हो गया। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताना। ऑपरेटिंग साइकिल जो है ये है ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग साइकिल है मान लो 14 मंथ्स का और जो पेमेंट हो रही है वो 13 मंथ्स में हो रही है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये नॉन करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी है। आई होप आपको ऑपरेटिंग साइकिल अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये होमवर्क क्वेश्चन जो है ये भी आप लिख दोगे कमेंट सेक्शन में, एक बच्चा लिखना, ठीक है? लिखोगे तो देखो वो हमेशा याद रहेगा, आपके फायदे की ही बात है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चारों क्या कहलाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इनकी एक बार सीयूईटी में सवाल आया था कि किस किस को मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सोचो, 4 नाम है आपको याद रखने, कितना आसान सवाल है। अब सबसे पहली चीज लिमिटेशंस, कमियां क्या क्या हैं? सबसे पहला कमी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, हम पुराने रिकॉर्ड्स को देखकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। लाइक बिल्डिंग आपने 5 लाख की खरीदी थी सन 1990 में, तो ये आज 5 लाख का ही दिखेगा आपको, जबकि आज कीमत 5 करोड़ है उसकी। तो ये पुरानी चीजें दिखाते हैं। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट, बहुत सारे तुक्के लगाए जाते हैं, अंदाजा लगाया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है। जैसे आप सबको पता होगा डेप्रिसिएशन निकालते वक्त एक फॉर्मूला लगाया जाता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट
माइनस स्क्रैप या साल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। असेट की जो लाइफ है वो कैसे आप डिसाइड कर लोगे, वो एक एस्टिमेट है, अंदाजा लगाते हो यार इतनी लाइफ होगी एसेट की, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, क्या पता उतनी ना चले तो अकाउंट्स ट्रू नहीं है, ये कमी जरूर है इसमें। गलतियों को छुपाते हैं, विंडो ड्रेसिंग, यानी कि अगर कहीं कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि आम जनता को ना पता चले। जैसे कॉलेज वाले, स्कूल वाले, कोचिंग सेंटर्स वाले अपना नेगेटिव रिजल्ट नहीं दिखाते, सिर्फ पॉजिटिव, इसने टॉप किया है, भाई फेल भी तो हुए, वो कोई नहीं दिखाता। तो उसी तरीके से विंडो ड्रेसिंग अकाउंट्स में भी किया जाता है, गलतियों को छुपाया जाता है ताकि लोगों को पता ना चले, कंपनी का नाम खराब ना हो। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इग्नोर किए जाते हैं, आपके कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, उसको नहीं दिखाते। बस जिस चीज की कीमत पैसों में तोली जा सकती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जिसकी वैल्यू मनी में, ऑनेस्ट एम्प्लॉइज, वो सब नहीं दिखाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ वही चीज दिखाते हैं अकाउंट्स के अंदर जो पैसों में तोली जा सकती है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। अब 100 रुपए की कीमत आज से 10 साल पहले कुछ और थी, आज कुछ और है, आज से 10 साल बाद कुछ भी वैल्यू नहीं होगी 100 रुपए की। लेकिन ये जो प्राइस का चेंज हो रहा है, प्राइस का लेवल चेंज हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, वो बैलेंस शीट में कहीं दिखता नहीं है। भाई बैलेंस शीट तो 5 लाख की है, सन 1990 की भी और आज की भी, तो 5 लाख उस टाइम के बहुत ज्यादा थे, आज के बहुत कम है, तो वो ये क्लास रिकॉर्ड नहीं करता। तो प्राइस में जो चेंजेस आ रहा है उसको इग्नोर करता है। तो दीज आर द 5 लिमिटेशंस, ये भी आपको पूछा जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस। अब कंपनी जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है वो अपने लिए नहीं बनाती, किसके लिए बनाती है क्लास, दूसरों के लिए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग यूजर। यूजर दो तरीके होते हैं, कंपनी के अंदर के लोग और कंपनी के बाहर के लोग। तो कंपनी जो, अच्छा हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानना चाहते हैं। अगर मुझे कल को रिलायंस में पैसे लगाने हैं, मुझे कल को टाटा में पैसे लगाने हैं, टीसीएस में पैसे लगाने हैं, इन्फोसिस में पैसे लगाने हैं, एमआरएफ में पैसे लगाने हैं, तो मैं भैया उस कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करूंगा, समझूंगा, तभी पैसे लगाऊंगा, तभी कंपनी को पैसे मिलेंगे। इसीलिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है और पब्लिक करती है, हर किसी को दे देती है, ताकि आप पढ़ो, समझो, फिर उस कंपनी में आप पैसे लगाओ। तो कंपनी में जो यूजर्स होते हैं, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, वो दो होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं वो मैनेजमेंट है और कंपनी का ओनर है। ध्यान रखना, ओनर और मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है ना, वो भी बहुत सारे डिसीजंस लेता है डे टू डे लाइफ में। तो वो कंपनी के फंड्स को, कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, बैलेंस शीट को, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखकर ही, कंपनी के खर्चे कौन कौन से हो रहे हैं, कंपनी का कैश फ्लो कितना है, कितना पैसा आ रहा है कंपनी में कैश में, कितना जा रहा है, वो सब स्टडी करेगा। तो कंपनी का जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, वो कंपनी के बारे में ऑब्वियसली जानना चाहता है और कंपनी के अंदर का, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल यूजर। ओनर तो जानना ही चाहेगा ना मेरा बिजनेस कितना कमा रहा है। कंपनी के बाहर के लोग, अदर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाएं या ना लगाएं, है ना। अगर लगाएंगे तो कितना लगाएं कंपनी के अंदर, तो वो भी जानना चाहते हैं। और कैसे जानेंगे, कंपनी के बारे में स्टडी करके, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनका पी&एल, उनकी बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे, कितनी एसेट्स है, कितनी रेवेन्यू आ रही है, वो स्टडी करेंगे। कंपनी के एम्प्लॉइज, अब हर एक एम्प्लॉय नहीं, छोटे मोटे एम्प्लॉय नहीं, लेकिन टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो डेफिनेटली कंपनी को स्टडी करते हैं पहले कि यार मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ तो कंपनी बोनस कितना देती है, ग्रेचुइटी कितना देती है, कंपनी की पॉलिसी क्या क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट पे कंपनी कितना खर्च कर रही है, वो सभी स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट तो टैक्स लगाती है, तो वो तो ऑब्वियसली क्लास आपके बैलेंस शीट को देखेगी, आपके पी&एल को देखेगी। क्रेडिटर्स और बैंकर्स, जो लोग आपको उधार देते हैं, भैया बिना किसी को जाने, बिना किसी की फाइनेंशियल कंडीशन जाने आप उस उधार कभी नहीं दोगे। तो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इनको देती है, तब इनको लोन मिलता है। आप लोन लेने जाओ, है ना, एक कंपनी हो आप लोन लेने जाओ तो बैंक वाला बोलेगा लाओ बैलेंस शीट अपनी, लाओ पी&एल अपना, देखेंगे, आपके सुनेंगे नहीं कि आप क्या कह रहे हो। सीए ने ऑडिट कर रखा है उस पे, सीए की जो रिपोर्ट है वो दिखाओ, उसको पढ़ेंगे तब जानेंगे तुम्हारे पास कितने एसेट है, तुम्हारे पास कितनी लायबिलिटी है, ठीक है। इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सॉरी इन्वेस्टर वो जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें या हटा दें, छोड़ दें इन्वेस्टमेंट को, उसको वो जानना चाहता है इन्वेस्टर्स। और पोटेंशियल इन्वेस्टर, जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया नहीं है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, तो वो भी जानना चाहता है भैया कि यार कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। तो वो भी हमारे बारे में जानेंगे, और किससे जानेंगे, हमारी बैलेंस शीट, पी&एल और इनकम स्टेटमेंट से, ठीक है।
अगला है फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। बहुत सारे टीवी मीडिया में ना अलग अलग चैनल होते हैं, बिजनेस चैनल होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे रहते हैं और बैठ के आपको बताते हैं कि इस कंपनी का स्टॉक इतना घाटा हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है, आप इस कंपनी में पैसा लगाओ मत लगाओ। बहुत सारे फाइनेंस यूट्यूब चैनल से जो बताते हैं आपको इन स्टॉक्स में पैसा लगाओ, आप स्टॉक्स बढ़ेगा। तो वो कैसे बताते हैं? वो कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब दे आर ऑल्सो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। अगला है पब्लिक। आपको अभी आपका जो प्रैक्टिकल फाइल आपने बनाई है ना, या बनाओगे, उस फाइल को भी तो क्लास आप तो आम जनता हो ना, आप फाइल स्टडी करते हो ना कि पूछा जाएगा, ये रेशियो पूछ लेगा, ये रेशियो पूछ लेगा एक्सटर्नल वाइवा में, तो आप भी स्टडी करते हो। और जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जैसे गौतम अडानी के ऊपर आपको पता है कितनी सारी रिसर्च एजेंसीज लगी हुई हैं जो रिसर्च करते हैं उनके ऊपर, है ना। अडानी ग्रुप के ऊपर रिसर्च करती है कि कंपनी कैसे पैसा कमा रही, कैसे नहीं कमा रही। तो जो रिसर्चर होगा वो कंपनी के ऊपर रिसर्च करेगा, तो कंपनी के क्या क्या चीजें उठाएगा? P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर वो भी है। तो कौन कौन लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है? ये वो सारे लोग हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, राइट। आज के लिए इतना ही, हमने पार्ट 1 पूरा खत्म कर लिया। अगले पार्ट में मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो है हेडिंग सब हेडिंग। डायरेक्ट क्लास 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगला पार्ट जरूर देखना। कल नित नियम टाइम से आ जाना, 5 बजे अटेंडेंस लगा देना। आज किसने एंड तक देखी वीडियो? और हेडिंग सब हेडिंग बहुत जरूरी है, पेपर में सबसे ज्यादा चांसेस वही आने के, तो वो जरूर मुझे बताना। और बाकी यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बताना कॉमेंट सेक्शन में। मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ टिल लास्ट डेट ऑफ एग्जाम। ओके, तो टेक केयर। यहाँ तक पढ़ के आना, लाइक जरूर कर दिया करो यार, बहुत मेहनत से बनती है, तो लाइक कर दोगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।